हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो अल्ट्रेशंस इन बीपी और दूसरा हम कैसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स और रिपोर्टिंग को। तो सबसे पहले देख लेते हैं अल्ट्रेशन इन ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होता है, दो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इसको हम नॉर्मली साइलेंट किलर भी जो है वो कहते हैं। ये ओकर होता है जब भी जो बीपी का नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर सिस्टोलिक क्या है 130 mg से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक जो है 80 mmHg से ज़्यादा हो तो उसको हम क्या है एलिवेटेड जो है बीपी कहते हैं या कहते हैं। ठीक है। प्री हाइपरटेंशन कितना होता है, अगर 130 टू 139 mmHg है और 80 टू 89 mmHg है। हाइपरटेंशन स्टेज 1 होती है 140 टू 159 mmHg और 90 टू 99 mmHg। और सेकेंड स्टेज में 160 mmHg से ज़्यादा और 100 mmHg से ज़्यादा। बाकी हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि बीपी में एलिवेशंस कैसे आते हैं, कैसे उनका रेगुलेशंस होता है, वो सारी चीज़ें हम पीछे वाले में पढ़ चुके हैं। हाइपरटेंशन अगर होती है तो इसकी वजह से वेंट्रिलोमेगैली, हार्ट फेलियर, एमआई, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट या फिर क्या है किडनी डैमेज भी हो सकता है। अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं हाइपरटेंशन के, अगर किसी को हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की एज के साथ साथ हो सकता है। किसी को स्लीप एपनिया है, कोई अच्छे से नहीं सो पाता है तो उस केस में। अगर किसी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है जैसे कि डायबिटीज़ 2 मेलाइटस यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, किसी को ओबेसिटी है या फिर कोलेस्ट्रॉल का जो है इंक्रीज हो गया है बहुत ज़्यादा। लाइफस्टाइल ऐसा है कि उसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई उसमें के साथ साथ कोई अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, कोई ज़्यादा सोल्टी या फिर ज़्यादा फैट्स और कैलोरीज वाली डाइट लेता है, या कोई ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती हैं मेडिकेशंस जैसे कि जो वुमेंस लेती हैं, तो वो अगर कोई यूज़ करता है तो इनकी वजह से क्या है, ये रिस्क फैक्टर्स पे होते हैं हाइपरटेंशन के। उसके बाद बारी आती है मेडिकल मैनेजमेंट की। तो हम एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिकेशंस हैं वो दे सकते हैं, जैसे कि हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं जो कि फ्लूइड वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा। बीटा एट्रोजेनिक ब्लोकर्स यानी कि बीटा ब्लोकर्स दे सकते हैं। ये क्या करेंगे, जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है उसको ब्लॉक कर देंगे और साथ ही साथ जो कार्डियक आउटपुट है उसको भी डिक्रीज कर देंगे। उसके बाद है वैसोडाइलेटर्स दे सकते हैं या फिर कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स क्या क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं कैल्शियम रिसेप्टर को जो होते हैं, जिसकी वजह से जो रीएब्जॉर्प्शन होती है कैल्शियम की, ये उसको कम कर देते हैं। उसके बाद आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसीई इनहिबिटर जो है हम देते हैं। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन जो होता है उसको क्या करते हैं, ये उस पर इफेक्ट डालते हैं जिसकी वजह से जो रीएब्जॉर्प्शन होती है सोडियम की वो डिक्रीज हो जाती है। उसके साथ साथ जो लाइफस्टाइल है उसमें भी चेंज कर सकते हैं, लो कैलोरी वाला, लो फैट, ठीक है, सोल्ट कम वाला खाना जो है हम दे सकते हैं। और रेगुलरली हमें क्या है फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहनी चाहिए। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, इनइफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू हाइपरटेंशन एज एविडेंस बाय बीपी चेंजेस इन एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशंस की अगर हम बात करते हैं तो बीपी असेस करेंगे, पेशेंट का ऑब्टेन करेंगे बेसलाइन डाटा। उसके साथ साथ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि उनको कैसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें कैलोरी ना हो, सोल्ट कम हो और फैट ज़्यादा ना हो। पेशेंट को बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है वेट मेंटेनेंस की और जो रेगुलर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं उनकी, और कैसे जो टेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस है जो प्रिस्क्राइब की गई हैं फिजिशियन को, उनको मतलब किसी डॉक्टर ने जो दवाइयाँ बताई हैं हमें हमारे जो हाइपरटेंशन के लिए, वो उसको कैसे लेनी है, कैसे वो उसको एडमिनिस्टर करेंगे, वो सारी चीज़ें हमें पेशेंट को बताना होता है। उसके बाद आता है हाइपोटेंशन, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन का केस होता है। बीपी जब 90/60 mmHg से कम हो जाता है तो उसको हम हाइपोटेंशन में कंसिडर करते हैं। ये कब होता है, जब बॉडी जो है कंट्रोल नहीं कर पाती है मैकेनिज्म पे, और जो मेंटेन होता है बीपी का ड्यू टू एनी पैथोलॉजी उस चीज़ में, कोई हेमरेज का केस है तो उस केस में हो सकता है। अगर किसी का बीपी जो है लो जा रहा है नॉर्मल से, तो कोई साइन एंड और सिम्टम्स ऐसे ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, और जो नर्स है वो असेस कर सकती है इमिडिएटली, और अगर ऐसा कुछ है तो उसको रिगार्ड हाइपरटेंशन अगर किसी को है तो उसको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करके बताना चाहिए। और इसमें सिम्टम्स कैसे, जैसे कि डिजीनेस, टेकिकार्डिया, पेलर, स्वेटिंग ज़्यादा, ब्लड विजन, नोजिया और कन्फ्यूजन, ये सारे सिम्टम्स जो है इसमें देखने को मिलते हैं।
रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो डिहाइड्रेशन या फिर ब्लड लॉस जो है इसमें देखने को मिलता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देख हो जिनको उनको हो सकता है। अगर किसी को कार्डियोवैस्कुलर या एंडोक्राइन सिस्टम की डिजीज़ है तो उनको हो सकता है। अगर कोई मेडिकेशन यूज़ कर रहा है तो उनको हो सकता है। साथ ही साथ एजिंग के साथ साथ भी जो है ये चीज़ देखने को मिल सकती है। नर्सिंग डायग्नोज सेम रहेगा, इनइफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू हाइपोटेंशन एज एविडेंस बाय बीपी चेंजेस इन एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। उसके बाद आता है नर्सिंग इंटरवेंशन। इसमें भी हम बेस डाटा जो है वो कलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रमोट करेंगे नॉन रैपिड एब्यूलेशन को, यानी कि अगर कोई पेशेंट सर्जरी के बाद उसको हो रहा है तो उनको कहेंगे कि वो अपने हेड को रेज़ कर ले, है ना, बेड पे, फिर वो सिटिंग पोजीशन ले आराम से फ्यू मिनट्स के लिए। अगर उसको डिजीनेस हो रही है तो स्टैंडिंग पोजीशन ना दे, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से असेस करेंगे। उसको प्रॉपर हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे और जो भी मेडिकेशन बताई हैं फिजिशियन ने वो उसको जो है प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे हम हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन देख सकते हैं। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइंस, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वाइटल साइंस का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करता है लीगल जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनसे, और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है जब भी हम पेशेंट की कंडीशन के बारे में अगर किसी से बात कर रहे हैं या किसी को दिखा रहे हैं तो हम वाइटल साइंस के प्रोग्रेस के हिसाब से पेशेंट को देख सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग शीट्स जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं जो अवेलेबल होती हैं हॉस्पिटल में। पहली क्या होती है, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन चार्ट होता है जहाँ पे हम अच्छे से न्यूमेरिकल डिजिट्स में लिख सकते हैं। दूसरा एक ग्राफ चार्ट होता है, इसमें हम जो है ग्राफ शीट बनाते हैं जो 3 पेन से हम करते हैं। ब्लू से हम रिकॉर्ड करते हैं टेम्परेचर, रेड से हम रिकॉर्ड करते हैं पल्स, और जो ब्लैक और ग्रीन होता है उससे हम रेस्पिरेटरी रेट को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। इस चार्ट में आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे जो है रेस्पिरेशन है उसको ग्रीन पेन से जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो रेस्पिरेटरी रेट है। पल्स रेट को यहाँ पे रेड पेन से जो है वो किया गया है मार्क, और टेम्परेचर को यहाँ पे ब्लू पेन से जो है वो मार्क किया गया है। तो ऐसे चार्ट्स भी जो है हॉस्पिटल में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे हम चार्ट्स में भी इसको करते हैं, और एक ऐसा नॉर्मल चार्ट भी होता है जहाँ हम जो है डिजिट्स और न्यूमेरिकल लिख के भी जो है कर सकते हैं अच्छे से उसको रिकॉर्ड।